हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड के 2019 के प्रीवियस पेपर की, जो कि कॉमर्स का हिंदी में है। इसका इंग्लिश का वीडियो भी हम इवनिंग की क्लास होगी वहां पर डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आपको इंग्लिश में देखना है तो आप इवनिंग की क्लास देख सकते हैं, जो कि 7:30 पर होती है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज जरूर बताइए। स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था वो था, लेखा समीकरण आधारित है किस पर? लागत अवधारणा पर, पृथक अस्तित्व अवधारणा पर, उपार्जित अवधारणा पर, या फिर द्विपक्षीय अवधारणा पर? बताइए, जो लेखा समीकरण यानी कि जब आप अकाउंटिंग करते हैं तो किसके बेसिस पर करते हैं? देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, द्विपक्षीय अवधारणा पर। आपको पता है कि हमारा जो पूरा ओवरऑल अकाउंटिंग सिस्टम है वो डबल अकाउंटिंग पर बेस्ड है, यानी कि डेबिट भी होगा कोई भी ट्रांजेक्शन का, और उसका क्रेडिट भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चेक के मुख्य पृष्ठ पर दो तिरछी समांतर रेखाएं खींच देने को क्या कहते हैं? अनादरण, बेचान, रेखांकन, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए, आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, चेक जो होता है उसके मुख्य पृष्ठ पर दो तिरछी रेखाएं खींच देते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं रेखांकन। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यापार का दायित्व है? देनदार, आहरण, लेनदार, या फिर प्राप्य विपत्र? बताइए। देखिए, व्यापार का दायित्व क्या होता है? किसी को पेमेंट करना, और जो पेमेंट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? यानी कि जो पेमेंट हमसे लेगा, लेनदार है तभी तो वो हमसे लेगा, इसलिए उसको बोला जाएगा सी, लेनदार। नेक्स्ट है, औसत देय तिथि ज्ञात करने हेतु सर्वप्रथम चुना जाता है क्या? माध्यम मध्यम तिथि, गुणनफल, ब्याज दर, या फिर आधार तिथि? बताइए। देखिए, औसत देय तिथि को जो भी हम ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले हम एक बेस डेट देखते हैं कि एक बेस डेट क्या है जिसके बेसिस पर हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो बेस डेट सबसे पहले देखा जाता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आधार तिथि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चेक है। अब चेक क्या है? एक व्यापारिक प्रपत्र, एक बैंकिंग प्रलेख, एक बेचान साध्य प्रलेख, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। देखिए, यहाँ पर चेक जो है एक बेचान साध्य प्रलेख है, यानी कि इसको ट्रांसफर किया जा सकता है, जिसमें इसके अंदर लिखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं। एक बैंक विशेष पर यह आदेश होता है कि इतनी धनराशि इतनी डेट पर इसको पेमेंट कर दी जाए। ठीक है, और पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम भी उसमें मेंशन होता है जिसको पेमेंट करना होता है। तो एक बेचान साध्य प्रलेख है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है, बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है व्यापारी की इच्छा अनुसार, अंतिम खाते बनाने से पूर्व, अंतिम खाते बनाने के पश्चात, या फिर छमाही? बताइए। देखिए, बैंक समाधान विवरण पत्र यहाँ पर ज्ञात करें की बात करें तो ये यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापारी की इच्छा अनुसार बनाया जाता है पासबुक और चेक बुक का मिलान करने के लिए। नेक्स्ट है, पासबुक में लेन देन का लेखन किया जाता है किसके द्वारा? ग्राहक द्वारा, बैंक द्वारा, बैंक एवं ग्राहक द्वारा, या फिर स्टेट द्वारा? देखिए, आपने देखा होगा जब भी आप अपने पासबुक को अपडेट कराते हैं तो उसपे कौन इसका लेन देन का लेखा करता है? बैंक करके देती है आपको। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बैंक द्वारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतिम रहतिया का मूल्यांकन किया जाना चाहिए बाजार मूल्य पर, लागत मूल्य पर, लागत एवं बाजार मूल्य दोनों में से कम हो, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए आंसर जल्दी।
देखिए बहुत ही सिंपल आंसर है, जब भी हम अंतिम रहते का मूल्यांकन करते हैं तो लागत और बाजार में जो भी कम होता है उस पे किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, चालू संपत्तियों में शामिल नहीं किया जाता है क्या? फर्नीचर, रोकड़, व्यापार रहतिया या फिर अग्रिम भुगतान। बताइए, चालू संपत्तियों में क्या शामिल नहीं किए जाती? देखिए यहाँ पे चालू संपत्ति की बात की जा रही है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। फर्नीचर यहाँ पे हमारी चालू संपत्ति ना होकर स्थायी संपत्ति होती है, यानी कि फिक्स असेट्स, और बाकी हमारी सारी चालू संपत्ति का एग्जाम्पल्स हैं, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य खतौनी कहलाता है? खातों के शेष निकालना, खातों के दोनों पक्षों की तुलना करना, खातों के शेष से तलपट तैयार करना, जर्नल या सहायक बहियों से लेन देनों को खाता बही में लिखना। बताइए, खतौनी क्या होती है? देखिए खतौनी की बात करें तो जर्नल से जब हम पोस्टिंग करते हैं लेजर में, सॉरी हाँ यस लेजर जिसको खाता भी बोलते हैं उसको करते हैं, तो वो हमारी कहलाती है पोस्टिंग, खतौनी करना। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, बैंक सर्वाधिक ब्याज देता है किस पर? चालू खाते पर, बचत खाते पर, सावधि जमा खाते पर या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए, बैंक सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस पर प्रोवाइड करेगा? देखिए यहाँ पे टाइम पीरियड ज़्यादा होने की वजह से जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलती है वो हमें मिलती है सावधि जमा खाते पे, क्योंकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आपका अमाउंट फिक्स वहाँ पे रहता है, ठीक है, आप वहाँ निकाल नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ पर बैंक उस पैसे को अदर इन्वेस्ट भी कर सकती है, तो इसलिए बैंक आपको इस पर्पस के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है, रोकड़ बही एवं पासबुक के मिलान के लिए क्या बनाया जाता है? तलपट, बैंक समाधान विवरण पत्र, प्राप्त विपत्र या फिर देय पत्र। देखिए अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, जो भी रोकड़ बही और पासबुक होता है इसके मिलान के लिए बैंक समाधान विवरण पत्र बनाया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, नस्तीकरण प्रणाली की आदर्शता किस पर निर्भर करती है? पूंजी पर, उत्पादन पर, निर्माण पर या फिर व्यापार के स्वरूप पर। देखिए ये मैंने जब हमने 2019 का पेपर डिस्कस किया था वहां भी बताया था, वहां भी एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए प्रीवियस पेपर अच्छे से कर लीजिए। मैंने 2015, 16, 20, 20, 2019 का भी करा दिया है, ये 2018 का है, तो प्लीज सारे पेपर एक बार देख लीजिएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। व्यापार के स्वरूप पर डिपेंड करता है कि नस्तीकरण प्रणाली कौन सी यहाँ पे ये फॉलो करेंगे। नेक्स्ट है, नस्तीकरण की सबसे कम स्थान घेरने वाली प्रणाली एज इट इज, ये 2019 में भी आया है, एज इट इज पेपर, यही सॉरी क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चंस एज इट इज आए हैं। सबसे कम स्थान घेरने वाली फाइल कौन सी होगी? यहाँ पे तार फाइल, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, खाता विवरण तैयार किया जाता है विक्रेता द्वारा, क्रेता द्वारा, प्रतिनिधि द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे खाता विवरण की बात करें तो ये विक्रेता द्वारा तैयार किया जाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, परिशोध कमीशन की गणना की जाती है किसमें? सकल विक्रय मूल्य, व्यापारिक मूल्य घटाने के बाद शेष मूल्य पर, व्यापारिक व्ययों की राशि जोड़ने पर या फिर व्यापारिक छूट घटाने तथा व्यापारिक व्ययों को जोड़ने पर। बताइए। देखिए परिशोध कमीशन की गणना की बात करें तो ये हमेशा सकल विक्रय मूल्य पर किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, जिलेटिन का प्रयोग किस प्रणाली में किया जाता है? लिथोग्राफ प्रणाली, हेक्टोग्राफ प्रणाली, मल्टीग्राफ प्रणाली या फिर ये सभी। बताइए। देखिए यहाँ पे बात करें जिलेटिन की तो ये हेक्टोग्राफ प्रणाली पर प्रयोग किया जाता है। इस हेक्टोग्राफ प्रणाली में बहु प्रतिलिपिकरण की सर्वाधिक प्राचीन प्रणाली होती है ये। इस विधि में जिलेटिन नामक रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे जिलेटिन प्रणाली भी कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बताइए आंसर आप। अब तो आप समझ गए होंगे खुद। बी यहाँ पे करेक्ट है, हेक्टोग्राफ प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य फाइल प्रणाली के अंतर्गत आती हैं
खुले खाने वाली फाइल, फैलने वाली फाइल, ए बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, भविष्य में संदर्भ के लिए पत्रों को व्यवस्थित ढंग से सुरक्षित रखने को कहा जाता है नस्तीकरण, अनुक्रमणिका, प्रतिलिपिकरण, बहुप्रतिलिपिकरण। बताइए। देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, नस्तीकरण, इसको हम कहेंगे। नेक्स्ट है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? 1935, 1947, 1948 एंड 1934। स्थापना की बात की जा रही है। ये यहाँ पे राइट आंसर है 1935। नेक्स्ट है, भारत में कौन सी संस्था बैंक शाखा का नियंत्रण करती है? नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, या फिर भारतीय लघु उद्योग बैंक। बताइए। देखिए बी राइट आंसर है, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, थोक व्यापारी माल खरीदते हैं किससे? फुटकर व्यापारी से, ग्राहकों से, स्वयं उत्पादन करके, या फिर उत्पादकों से। देखिए थोक व्यापारी की बात करें तो यहाँ पर जो माल खरीदा जाता है वो खरीदा जाता है उत्पादकों से, और फुटकर व्यापारी खरीदते हैं थोक व्यापारी से। तो इस तरह ये चेन चलती है। नेक्स्ट है, अब भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, या फिर पंजाब नेशनल बैंक। देखिए यहाँ पे राष्ट्रीयकृत बैंक की बात की जा रही है। ये हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं आएगा क्योंकि ये हमारा केंद्रीय बैंक है। यहाँ पे बैंक की बात की जा रही है तो सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारी बैंकों का कार्य है? साख नियंत्रण, जमा स्वीकार करना, विदेशी विनिमय का संरक्षण, पत्र मुद्रा का निर्गमन। व्यापारिक बैंक की बात की जा रही है। देखिए बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जमा स्वीकार करना। बाकी विदेशी विनिमय का संरक्षक, पत्र मुद्रा का निर्गमन, साख नियंत्रण, ये सब हमारे केंद्रीय बैंक के कार्य हैं जो कि हमारी रिजर्व बैंक है। ठीक है। होप यहाँ पे सबको चीजें क्लियर हो रही हैं। नेक्स्ट है, दो निकट स्थानापन्न वस्तुओं में मांग की प्रतिस्थापना लोच कैसी होगी? अनंत, शून्य, इकाई से अधिक होगी, इनमें से कोई नहीं। आंसर करिए क्या होगा इसका। देखिए दो निकट स्थानापन्न वस्तुओं में मांग की प्रतिस्थापना लोच जो होगी इकाई से अधिक होगी, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, पॉइंट ऑफ सैटिटी जिसको हम पूर्ण तृप्ति बिंदु भी कहते हैं, पर सीमांत उपयोगिता कैसी होगी? शून्य होगी, धनात्मक होगी, ऋणात्मक होगी, या फिर अधिकतम होगी। बताइए। बहुत बार करा चुकी हूँ ये क्वेश्चन, में घुमा फिरा के बहुत बार पूछा जा रहा है। देखिए मैंने आपको बताया था जहाँ फुल सेटिस्फेक्शन होता है वहां पर मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो हमारी शून्य होती है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के धन के शास्त्र की विचारधारा के समर्थक थे एडम स्मिथ, जेबी से, ए बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए। देखिए ऑप्शन बी करेक्ट है, ए बी दोनों। ठीक है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है मानवीय क्रियाओं का, जीव जंतुओं की क्रियाओं का, साधु सन्यासी का, या फिर कंजूस व्यक्तियों का। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा समझने की बात नहीं है, मानवीय क्रियाओं का किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, गिफिन वस्तुओं के लिए मांग वक्र का ढाल होता है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य होता है, या फिर अनंत होता है। बताइए। गिफिन किसका, जब हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो उसका एक्सेप्शन है गिफिन गुड, इसलिए अच्छे से आंसर करिएगा। देखिए धनात्मक होगा क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो उसमें कैसे रिलेशन बताते हैं, ऋणात्मक, और ये उसका एक्सेप्शन है तो इसमें क्या हो जाएगा, धनात्मक। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मांग के बीच सीधे संबंध को व्यक्त करता है, धनात्मक संबंध को बताता है। अभी अभी मैंने डिस्कस किया आपके साथ, धनात्मक और ऋणात्मक था, दोनों प्रकार के संबंध को व्यक्त करता है, या फिर विपरीत संबंध को व्यक्त करता है। बताइए क्या होगा। देखिए मांग के नियम में हम बात करें वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग की, तो ये विपरीत संबंध को व्यक्त करता है। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, मांग की लोच तब अनंत होती है जब मांग वक्र कैसी होगी, पूर्णतः लोचदार,
पूर्णतः बेलोच, लोचदार या फिर अधिक लोचदार, बताइए। देखिए मांग की लोच तब अनंत होती है जब मांग वक्र क्या होगा, पूर्णतः लोचदार होता है। ठीक है। नेक्स्ट है उपयोगिता मापन का क्रमवाचक दृष्टिकोण किसने प्रतिपादित किया, मार्शल, हिक्स, एडम स्मिथ या फिर रिकार्डो। देखिए यहाँ पर क्रमवाचक दृष्टिकोण की बात करें तो ये दिया था हिक्स ने, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है लगान के आधुनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, डेविड रिकार्डो, एडम स्मिथ, जेबी हिक्स या फिर श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। ठीक है। नेक्स्ट है श्रम के अंतर्गत सम्मिलित हैं क्या, मानवीय क्रियाएं, वैधानिक क्रियाएं, मानसिक व शारीरिक दोनों क्रियाएं, उपरोक्त सभी, बताइए। देखिए हम श्रम की बात करते हैं तो श्रम में मानसिक और शारीरिक दोनों क्रियाएं आती हैं। कोई काम जैसे कि फॉर एग्जांपल टेक्निकल वर्क है, टेक्निकल में क्या होता है, आपकी मानसिक क्रिया यानी कि आपकी मेंटल एबिलिटी वहाँ पे यूज हो रही है, और अगर आप कोई मजदूरी वाला काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी शारीरिक क्रियाएं यूज हो रही हैं, इसलिए श्रम दोनों तरह के हो सकते हैं। सी यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है सही विकल्प चुनिए, श्रम नासवान है, श्रम अविनाशी है, श्रम निष्क्रिय उपादान है, श्रम गौण उपादान है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए श्रम जो है वो हमारा नाशवान प्रकृति का होता है, इसलिए यहाँ पे जो विकल्प है हमारा ए सही होगा। नेक्स्ट है श्रम उत्पादन का है, केवल साधन, केवल साध्य, ए बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए। देखिए श्रम जो है वो हमारा साधन भी है और साध्य भी है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी ए बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है श्रम कैसी क्रिया है, उत्पादक, अनुत्पादक, ए बी दोनों या फिर निर्जीव। देखिए अगेन यहाँ पे सी राइट आंसर होगा, श्रम हमारी उत्पादक और अनुत्पादक दोनों तरह की क्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कारक श्रम की कार्य क्षमता को देश में प्रभावित नहीं करता, श्रम संघ, रीति रिवाज, शिक्षा या फिर अन्य देशों में हिमपात, बताइए। देखिए अन्य देशों में हिमपात श्रम की कार्यक्षमता को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है पूंजी की विशेषता है सक्रिय साधन, मनुष्यकृत साधन, अनिवार्य साधन या फिर अगतिशील साधन। देखिए जो श्रम है वो हमारा मनुष्य मनुष्य या फिर मानव निर्मित साधन है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से चल पूंजी कौन सी है, खेत, मकान, मशीन या कच्चा माल। देखिए वह पूंजी जो एक ही बार उपयोग में आने के बाद समाप्त हो जाती है उसे चल पूंजी कहते हैं, जैसे कि कच्चा माल हो गया, कोयला हो गया, ये सब हमारी चल है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी कच्चा माल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक बार यूज में आने के बाद ये इसका रूप परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, फिर वो वापस उस रूप में नहीं आ सकता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से आप किसे सार्वजनिक पूंजी मानते हैं, गृहिणी की सिलाई मशीन, उद्योगपति की कार, राष्ट्रीय राजमार्ग या फिर किसान का ट्रैक्टर। सार्वजनिक पूंजी कौन सी है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर सार्वजनिक पूंजी की बात करें तो सड़क, रोड और कॉलेज, ये राष्ट्रीय राजमार्ग, ये सब सार्वजनिक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है। 2018 का पेपर भी बहुत सिंपल है। किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे कहते हैं सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता, औसत उपयोगिता या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे अतिरिक्त की बात की जा रही है, याद रखना मैंने बहुत बार ये कॉन्सेप्ट आपको बताया है। देखिए अतिरिक्त इकाई का उपयोग करने पर कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे हम कहते हैं सीमांत उपयोगिता। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वक्र वी आकार का नहीं होता, औसत लागत वक्र,
औसत स्थित लागत वक्र, सीमांत लागत वक्र या फिर औसत परिवर्तनीय लागत वक्र। वी आकर बताना है आपको। देखिए, जो औसत स्थिर लागत वक्र है वो हमारा कैसा होता है, वो हमारा आयताकार अति परवलय होता है। और ये ऐसा होता है क्योंकि परिवर्तनीय अनुपातों के नियम के कारण। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा औसत स्थिर लागत वक्र होगा, ठीक है, क्योंकि ये आयताकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन के लेखक है मार्शल, एली, माल्थस या फिर एडम स्मिथ। आंसर करिए। देखिए, नोट कर लीजिए, 1798 में प्रोफेसर थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने एन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक का प्रतिपादन किया था। इस पुस्तक में उन्होंने सारे संसार का ध्यान जनसंख्या समस्या की ओर आकर्षित किया था कि जनसंख्या पे हमें ध्यान देना है। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे माल्थस हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, चेक का रेखांकन कौन कर सकता है, आदेशक, धारक, बैंकर या ये सभी। बताइए। देखिए, चेक का रेखांकन आदेशक, धारक तथा बैंकर कोई भी कर सकता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेखांकन को रद्द कर सकता है कौन, आदेशक, धारक या बैंकर। बताइए। अभी मैंने आपको बताया, उसके बेसिस पर भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। देखिए, रेखांकन को रद्द करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ आदेशक का होता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट है। नेक्स्ट है, अंकेक्षक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होता है, अगेन ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है 2019 में। अशुद्धियों तथा गमन को रोकना, अशुद्धियों तथा गमन का पता लगाना, प्रबंधकों को सलाह देना या फिर कर्मचारियों को सावधान करना। ऑप्शंस उसमें अलग थे, क्वेश्चन लेकिन यही था। देखिए, अंकेक्षण हम क्यों करते हैं, कोई भी एरर आ रहा है या किसी भी तरह का मैनिपुलेशन हो रहा है तो उसको पता लगाना, इसलिए ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है प्रबंधकों द्वारा, अंशधारियों द्वारा, सरकार द्वारा या फिर वैज्ञानिक अंकेक्षक द्वारा। बताइए। देखिए, आंतरिक अंकेक्षक यानी कि इंटरनल ऑडिटर की यहाँ पे बात की जा रही है, तो ये प्रबंधकों द्वारा किया जाता है। और बाकी जो जर्नल ऑडिटर होता है, जो कंपनी में सारी चीजें देखता है, वो शेयर होल्डर्स के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक कंपनी अंकेक्षक को हटाया जाता है प्रबंध संचालन द्वारा, कंपनी एक संचालन द्वारा, और संचालक मंडल द्वारा या फिर साधारण सभा द्वारा। बताइए। देखिए, कभी भी ऐसा लगता है कि जो भी अंकेक्षण है, जिस काम के लिए उसे अपॉइंट किया गया है वो काम नहीं कर रहा है या फिर उसने गलत रिपोर्ट दिखाई है, तो इस तरह के ऑडिटर को हटाया जा सकता है एक साधारण सभा करके, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लागत अंकेक्षक कराने का उद्देश्य है लागत लेखों की जांच करना, लागत पर नियंत्रण करना, एवं भी दोनों या फिर कुशलता की जांच। बताइए। अगेन ये भी 2019 में आया है, एज इट इज क्वेश्चन आया है, ऑप्शंस थोड़े से घुमा दिए थे बट क्वेश्चन यही था। बताइए। देखिए, सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये भी दोनों, जांच करना और उस पर नियंत्रण करना लागत अंकेक्षण का कार्य है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। होप यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। किसी भी तरह का डाउट हो तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और इंग्लिश का पेपर आपको इवनिंग की क्लास में मिलेगा, ठीक है, तो आप वो देख लीजिएगा। किसी भी तरह की क्वेरी हो बताइए, और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, और बेल आइकन पे क्लिक करिएगा जिससे कि नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और विच वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।